लगातार बढ़ने वाली गर्मी, बड़े बड़े स्टॉर्म के इवेंट्स जो सब कुछ बर्बाद करके चले जाते हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं क्लाइमेट चेंज। अब आखिरकार ये क्लाइमेट चेंज है क्या? क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ इतना है कि धरती पर हमेशा से ही सर्वाइवल के लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी रहा है वो सन रहा है। सन की एनर्जी धरती पर आती है, पूरी की पूरी अर्थ उसी सोलर एनर्जी पर सरवाइव करती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि जितना ज़रूरी है सन की एनर्जी का अर्थ पे आना, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बैलेंस अमाउंट में वो सन की एनर्जी अर्थ से बाहर भी जा सके। जो सन का इनकमिंग रेडिएशन है अर्थ पे, वो इक्वेलेंट हो आउट गोइंग रेडिएशन के। और जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो इसी इररिलेवेंट बैलेंस को, इसी डिसबैलेंस को कहते हैं क्लाइमेट चेंज। तो आइए आज हम समझते हैं कि किस तरह से ये क्लाइमेट चेंज हम सबको इफेक्ट करता है और हम सब परेशान होते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से। जैसे कि गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्मी, रेनफॉल है तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल, फ्लडिंग है तो बहुत ज़्यादा फ्लडिंग, और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट आज के टाइम में सिवियर हीट वेव्स। सन की एनर्जी जो इस पूरी अर्थ को चलाती है, वो इस अर्थ के लिए एक ब्लेसिंग की तरह है। सन की अर्थ पर आने वाली एनर्जी को ट्रैप करने के लिए कुछ गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरली प्रेजेंट रहती, और इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है। इन्हें इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है क्योंकि ये हमारी अर्थ को ग्रीनिश रखने के लिए और सरवाइव करवाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। लेकिन जब ये ग्रीन हाउस गैसेस एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तब ये ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को अपने आप में ट्रैप करने लगती हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर रह जाती है और बाहर रेडिएट नहीं हो पाती ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। तब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है और हम एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को देखते हैं, और ये कंटिन्यूली बढ़ता ही जा रहा है। तो आज हम समझते हैं कि किस तरह से हम इन सब सारी चीज़ों से निजात पा सकते हैं, किस तरह से हम इस क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, इसके अलावा ज़रूरी ये भी है कि हम उन फैक्टर को देखें, उन फैक्टर को पॉइंट आउट करें जो इस क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उनको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पेड़ लगा देना ही हर चीज़ का सल्यूशन नहीं है। लाइफस्टाइल को भी चेंज करना, अपने थॉट और प्रोसेस को भी चेंज करना, ताकि एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बन सके, हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी एक अच्छा माहौल मिल सके, हम ग्रो कर सके और इस तरह की एक्सट्रीमिटी से बच सके। क्लाइमेट चेंज में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो है CO2 का। CO2 एक ऐसी गैस है जो इस धरती को गर्म करने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब तक एक CO2 एक बैलेंस फॉर्म में रहती है, तब तक तो ये जो हीट, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, वो अर्थ के काम आता है। जब इनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसका कंसंट्रेशन बढ़ने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो एक तो रेस्पिरेशन के थ्रू हम CO2 को एमिट करते हैं। अब उसको तो हम रोक नहीं सकते, सांस तो हम लेंगे ही, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, ऑटोमोबाइल के थ्रू या फॉरेस्ट फायर के थ्रू, डिफॉरेस्टेशन के थ्रू जो CO2 का अमाउंट इस एटमॉस्फेयर में बढ़ता है, वो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, वो लीड करता है क्लाइमेट चेंज को। अगर यहाँ पर हम इंडस्ट्रीज़ का एग्जांपल लेके चलें, तो अगर इंडस्ट्रीज़ में हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर कार्बन का एमिशन कम हो जाता है, और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम कब चीज़ों को रिसाइकल करने पर, रीयूज़ करने पर कंसंट्रेशन करें, अपनी इंडस्ट्रीज़ को एनर्जी एफिशिएंट बनाए, ताकि वो कम से कम एनर्जी को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकें, हम इस क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ मूव करें। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग पॉलिसीज़ भी चलाई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है ताकि क्लाइमेट चेंज की तरफ एक कदम और बढ़ाया जा सके। डेली कम्यूट के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं, और फिर कार पूलिंग जैसे मेथड को यूज़ कर सकते हैं। दिल्ली का सबसे ज़्यादा फेमस ऑड और इवन का फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं। सारे फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो व्हीकल से निकलने वाले CO2 को तो कम करेंगे, साथ ही साथ हमारे एटमॉस्फेयर को एक रिलैक्सेशन के मोड में डालेंगे। इसके अलावा
सरफेस पे पाई जाने वाली ओजोन, अब आप ये सोचो कि ओजोन तो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, यूवी रेस से, सन की यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। ये बात सच है कि अर्थ को स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाने वाली ओजोन यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है, लेकिन वो ही ओजोन जो हमारे अर्थ के सरफेस पर मौजूद होती है तो वो काम करती है एक ग्रीन हाउस गैस का, और वो भी एक पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करती है। आप सोचोगे कि ओजोन अर्थ के सरफेस पे कैसे बनती है। ओजोन अर्थ के सरफेस पे बनती है नाइट्रस ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के सनलाइट में रिएक्ट करने के। नाइट्रस ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर के आता है व्हीकल के एमिशन के थ्रू। हमारे जो भी जितने भी मोटर व्हीकल हैं जो ट्रेडिशनल फ्यूल पर चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड को भी इमिट करते हैं, और ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ मिलकर के सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं ओजोन। ये भी हीट को ट्रैप करने का काम करती है, क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करती है। तो यहाँ पर अगर हम वापस से उसी स्ट्रैटेजी पर जाएं, अगर हम इलेक्ट्रिक मोटर्स पर शिफ्ट करें, मेथड्स को अपनाएं जो हम CO2 को रिड्यूस करने में अपनाते हैं, तो यहाँ पर ओजोन का कंसंट्रेशन भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह की बहुत सारी ऐसी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनको कंट्रोल करके इस क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है, जैसे कि मीथेन, फ्लोरिनेटेड गैसेस, कार्बन, ब्राउन कार्बन, सूट, ये सारी चीज़ें अगर कंट्रोल की जाए तो क्लाइमेट चेंज को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि आखिरकार इस क्लाइमेट चेंज से हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ये राइज इन टेम्परेचर सबसे बड़ा रीज़न है ग्लेशियर्स की वार्मिंग और ग्लेशियर्स की मेल्टिंग का। और ये ग्लेशियर अगर इसी तरह से पिघलते चले गए, क्योंकि ग्लेशियर्स ही ऐसा फ्रेश वाटर्स का वो सोर्स हैं तो इस पूरी धरती को चलाते हैं। और आजकल हम हर जगह वाटर की क्राइसिस देख रहे हैं, जैसे कि बेंगलुरु में रिसेंटली हमने विटनेस किया वाटर की क्राइसिस को, यहाँ तक कि शिमला जैसे माउंटेनियस रीजन में भी वाटर क्राइसिस को एक्सपीरियंस किया गया। ये सारी चीज़ें हमारी ही लाइफ से कनेक्टेड है। अगर कि क्लाइमेट चेंज होगा तो उससे हमारी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी ग्लास ऑफ वाटर आप अपने घर में बैठ कर के पी रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सोर्स किया गया है उसी ग्लेशियर से जो आज राइजिंग टेम्परेचर की वजह से पिघलते जा रहे हैं। और जब ये ग्लेशियर पिघलते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे वाटर्स का सोर्स भी ख़त्म होता चला जाएगा। यहाँ पर राइज इन टेम्परेचर ना सिर्फ फ्रेश वाटर के सोर्स को हार्म करता है, वहीं पर ये एग्रीकल्चर में एक्सट्रीम ड्राउट की कंडीशन का रीजन भी बन सकता है, क्योंकि जब इनफ वाटर ही नहीं होगा, इनफ वाटर सप्लाई ही नहीं होगा, तो किस तरह से किसान अपनी खेती चला सकेंगे, अपनी घर को चला सकेंगे, या किस तरह से हमें अवेलेबल होगा वो सारी चीज़ें जो हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पर सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं है, जब एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ती है सिर्फ हमारे आसपास की चीज़ें ही इफ़ेक्ट नहीं होती हैं, यहाँ तक कि हमारे ओशन भी इफ़ेक्ट होते हैं। वहाँ पर भी CO2 की प्रेजेंस की वजह से ज़्यादा एसिड फॉर्म होने लगता है, क्योंकि कार्बन की प्रेजेंस में ओशन में बनने लगती है कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बन ही सोर्स होती है। इस बढ़ती रहती है, जैसे जैसे ओशन में एसिड बढ़ता जाता है वैसे वैसे वहाँ के ऑर्गेनिज्म भी मरने लगते हैं। तो वो प्रोफेशंस करने वाले लोग जो होल सोल ओशन पर डिपेंड करते हैं, जैसे छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले मछुआरे, अगर ओशन में एसिड होने की वजह से ये सारी मछलियाँ मर जाएंगी तो ये मछुआरे किस तरह से अपना घर चलाएंगे। और वो कम्युनिटीज़ या वो लोग जो सी फूड को पसंद करते हैं, जिनकी या फिर जिनकी रिक्वायरमेंट सी फूड है, वो किस तरह से सरवाइव कर सकेंगे। तो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज जो एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत सारे फैक्टर्स को इफेक्ट करता है, वो आपके हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास ऑफ वाटर हो या आपकी थाली में प्रेजेंट फूड, ये सारा कुछ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। हम सीवियर स्टॉर्म की कंडीशन देखते हैं, ये स्टॉर्म आने का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि ओशन का पानी इतना ज़्यादा हीट अप हो जाता है कि वो एक स्टॉर्म का फॉर्म ले लेता है, ज्योग्राफिकल प्रोसेस के थ्रू एक स्टॉर्म का फॉर्म ले लेता है और वहाँ पर एक्सटेंसिव बारिश होने लगती है।
साथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से विंड चलती है जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है। जैसा कि हमने कैलकाटा में देखा रीमल साइक्लोन को कैलकाटा में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन साइक्लोन ने किया, लोगों को वहाँ से रिलोकेट भी करना पड़ा। हालांकि गवर्नमेंट अपने पूरे अरेंजमेंट्स करती, कभी कभार ये इतना ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ्स का नुकसान हो जाता है, ह्यूमन लाइफ का लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखो कि क्लाइमेट चेंज किस तरह से हर चीज़ से रिलेटेड है। अब अगर आप इसको इस तरह से देखो तो हमारी आपकी सबकी लाइफ में ये क्लाइमेट चेंज कैसे छोटी छोटी चीज़ों को इफेक्ट कर रहा है और किस तरह से छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन करके हम इस क्लाइमेट चेंज को रोकने में अपनी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेड़ लगाना ही काफ़ी नहीं है, उन एक्टिविटीज़ को भी रिड्यूस करना ज़रूरी है। हमें हमारी लाइफस्टाइल में वो चेंजेस लाने की ज़रूरत है जो आज के समय की सबसे बड़ी दरकार है।